हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईएससी कैंपस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम शुरू करते हैं द नेशनल इज इन इंडिया। ये एनसीईआरटी चैप्टर का वैसे तो दूसरा चैप्टर है, लेकिन सबसे पहले विदेश को समझने से पहले अपने भारत को जान लेते हैं तो बेहतर होगा। तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक महान शख्सियत को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे महान शख्सियत जो है उनका नाम है गांधी जी। क्योंकि पूरा का पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया वो गांधी जी पर ही डिपेंड है। गांधी जी अगर नहीं होते तो शायद नेशनलिज्म मूवमेंट ही नहीं होता। तो गांधी जी के द्वारा कुछ मूवमेंट शुरू किए गए जो आज हमारा भारत आज़ाद है। हम कह सकते हैं कि गांधी जी के कारण ही आज़ाद हुआ है, या गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया उसके कारण ही आज़ाद हुआ है। तो पहले नेशनलिज्म मूवमेंट को इंडिया को देखने से पहले हम गांधी जी के यात्राओं को देखेंगे कि गांधी जी ने किस किस तरीके के मूवमेंट किए भारत में, और भारत के बाहर भी किस किस तरीके के मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाए गए, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों को उन्होंने प्रभावित किया। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया अबाउट गांधी जी। गांधी जी को शुरुआत से लेकर चलते हैं। गांधी जी के बारे में शुरू से ही थोड़ा बेसिक जानकारी भी जान लेना बेहतर होगा। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ है सबसे पहले कि 2 अक्टूबर 1869 को। प्लेस कहाँ? तो गुजरात राज्य है। गुजरात में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है काठियावाड़। और वहां पर एक छोटा सा एरिया है जिसे पोरबंदर कहते हैं हम लोग। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है। इनके पिताजी अंग्रेजों के यहाँ काम किया करते थे। पिताजी का नाम, फादर का नाम इनका करमचंद गांधी था। फादर का नाम करमचंद गांधी था। लेकिन ये सब बेसिक जानकारी तो आप लोगों को भी पता होगा। सबसे बड़ी बात ये बताने का सबसे बड़ा मेन मोटिव ये है कि आगे चल के थोड़ा कुछ काम आएंगे, इसलिए इस जानकारी को मैंने नोट कर दिया है। क्या है इसमें कि फादर जो थे ये दक्षिण अफ्रीका में जब हम लोग पहुंचेंगे गांधी जी के साथ, गांधी जी की कहानी के साथ, तो पता चलेगा कि गांधी जी के पिता अंग्रेजों के यहाँ जॉब करते थे। और अंग्रेजों के यहाँ जब जॉब करते थे तो वो यहाँ जामनगर एक जगह पड़ता है गुजरात में ही, जामनगर में वो अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे। तो हुआ क्या इससे कि जामनगर में ही, इसलिए कि शुरुआती शिक्षा गांधी जी की जामनगर में हुई, क्योंकि जहाँ पिता रहेंगे वहीं गांधी जी की शिक्षा होगी। तो जामनगर में ही सबसे पहले गांधी जी की शुरुआती शिक्षा, फर्स्ट एजुकेशन यही हुआ है। और इसके बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। तो शुरुआती शिक्षा जामनगर, गुजरात में ही शुरुआती शिक्षा जामनगर से शुरुआती शिक्षा लेकर के वो फिर रवाना हो गए इंग्लैंड की ओर। और इंग्लैंड में उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। और वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद वो फिर वापस भारत चले आते हैं। और जब भारत आते हैं तो भारत में ये उस समय का बम्बई था। ये जो एरिया है यहाँ पर वो वकालत की शुरुआत करते हैं। लेकिन इनकी किस्मत इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। ये 2 केस लेते हैं और दोनों के दोनों केस वो हार जाते हैं। तो इनका मन वकालत से पूरी तरह से अलग हो जाता है। ये वकालत छोड़ देना चाहते हैं। तो ये अपने राज्य गुजरात ही चले आते हैं। ये वापस गुजरात चले आते हैं क्योंकि इनका मोटिव बन गया था कि जब हम वकालत पढ़ाई करने के बावजूद हम केस हार रहे हैं
तो ऐसी वकालत को उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जब ये गुजरात आते हैं तो यहाँ इनकी मुलाकात एक बहुत बड़े व्यापारी से होती है जिनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ये बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका व्यापार दक्षिण अफ्रीका तक चलता था। दक्षिण अफ्रीका से पानी के रास्ते जहाजों से इनका जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो दक्षिण अफ्रीका में फंसा हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से अपनी मटेरियल अपने प्रोडक्ट को वापस मंगवाने के लिए इन्होंने गांधी जी का सहारा लिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इनके सारे प्रोडक्ट को जब्त कर लिया था। तो जब गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई तो दादा अब्दुल्ला को गांधी जी को मनाने में काफी देर लग गया। रीजन ये है कि गांधी जी 2 केस हार चुके हैं और वो और केस हारना नहीं चाहते हैं। इसलिए दादा अब्दुल्ला को कड़ी मेहनत करनी पड़ी गांधी जी को मनाने के लिए। लेकिन दादा अब्दुल्ला के प्रयासों से गांधी जी मान गए और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो इनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। गांधी जी के साथ कौन सी दुर्घटना घट गई? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो वो एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन से यात्रा करने पर वो उन्होंने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेकर तो उन्होंने अपना यात्रा पूरा कर ही रहे थे, लेकिन इनके सामने एक गोरा उनके सामने आकर बैठ गया। गोरे को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे सामने कोई एक काला व्यक्ति बैठा हुआ है, इसलिए उन्होंने टीटी को बुला करके इन्हें और इनके सामान दोनों को प्लेटफॉर्म पर फेंकवा दिया। बस यहीं से गांधी जी की लाइफ में थोड़ा परिवर्तन आया। गांधी जी ने सोचा कि इसका बदला तो जरूर लेना है। गांधी जी ने अब क्या किया? गांधी जी की कोई ये बात उनके दिल पर लग गई। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में ही हैं तो दक्षिण अफ्रीका में ही अंग्रेजों से पूरे दक्षिण अफ्रीका को आजाद, उस समय दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो दक्षिण अफ्रीका में आजादी दिलाने के लिए या दक्षिण अफ्रीका में ये कह सकते हैं कि अपना अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों को खोजना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में इस समय कुछ ऐसे भारतीय थे जो 1860 के दशक में 1860 ईस्वी में गन्ने की खेती के लिए यहाँ अंग्रेजों के द्वारा लाए गए थे। गन्ने की खेती के लिए जब अंग्रेजों को यहाँ लाया गया तो ये यहीं रह गए और ये मजदूरी यहीं कर रहे थे। तो गांधी जी को इस बात का पता चला, क्योंकि वकील थे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इन सब चीज़ों को निकलवाने में। तो गांधी जी को ये पता चला कि कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कि गन्ने की खेती के लिए, शुगर केन की खेती के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ मजदूर बन चुके हैं। तो एक ऐसे मजदूर थे जो 1860 के सेंचुरी में यहाँ आए थे। वो सब इंडियन थे और ये सब के सब मजदूर थे शुगर केन की खेती के लिए। कुछ भारतीय ऐसे थे जिनका वीजा समाप्त हो चुका था, ये भी मजदूर थे। तो उनका जो वीजा समाप्त हो चुका है उनके लिए यहाँ की सरकार बहुत यातनाएं परेशानियां सामने ला रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कानून को व्यवस्थित कर दिया गया है दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा जो भारतीयों से ना के बराबर काम हो रहा है। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया है? यहाँ एक ऐसा लॉ पास किया गया है जो केवल और केवल भारतीयों के लिए है। इसे मैरिज एक्ट कहते हैं। ये कौन सा एक्ट है? इसमें कहा गया है, उस समय की बात है जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, इसमें यह कहा गया था कि वैसे भारतीय जो अगर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, दोनों अपने रीति रिवाजों से विवाह करते हैं तो उनकी संतानें और उनकी प्रॉपर्टी दोनों तरीके से अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें यहाँ के सरकार के लॉ के हिसाब से दोबारा विवाह करना पड़ेगा। तो एक इस लॉ के कारण तो भारतीय परेशान थे। दूसरा एक ये था कि ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ काले गोरे के बीच में बहुत भेदभाव था। तो इस भेदभाव के कारण ऐसा कर दिया गया था, कानून था कि अंग्रेज भारतीयों को जो काले थे
वो उनको रात में निकलना मना था। ऐसे कानून बना दिए गए थे कि अगर कोई भारतीय जो काले हैं वो रात में अगर निकलेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो इन सब प्रावधानों के कारण भारतीय काफी परेशान थे। अब भारतीय परेशान थे तो इसका फायदा गांधी जी ने उठाया। गांधी जी इन सभी भारतीयों को इकट्ठा करने का प्रयास करने लगे और हुआ भी ऐसा ही। गांधी जी ये सारे जो शुगर केन की खेती कर रहे हैं और ब्लैक एंड व्हाइट के कारण जो परेशान है, या जिनका विजय समाप्त हो चुका है, वो सब ये गांधी जी के साथ हैं। गांधी जी के जब साथ हैं तो गांधी जी ने क्या किया है कि इन सब व्यक्तियों को, जितने भी भारतीय थे, इन सभी को यात्रा करने के लिए एक आई कार्ड रखना पड़ता है। जहां जाएंगे वो आई कार्ड लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी गांधी जी के साथ यही थी। और गांधी जी के साथ जितने भी भारतीय वहां थे उन सभी को आई कार्ड दिखाकर ही, अगर किसी वस्तु को लाना है तो भी आई कार्ड को दिखा करके ही लाना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ी परेशानी गांधी जी के सामने और वहां दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अंग्रेजों के सामने सामने आई। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान गांधी जी के साथ हुआ, क्योंकि उनको भी आई कार्ड दिखाना पड़ रहा था और जितने भी भारतीय थे वो उन सभी को आई कार्ड दिखाना पड़ता था। तो गांधी जी ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। गांधी जी ने क्या किया, जितने भी भारतीय थे सभी को इकट्ठा करके रात के 9 बजे सभी को कहा एक ट्रेन पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सफर करने के लिए, और बिना आई कार्ड के। इससे अंग्रेज लोग काफी परेशान हो गए। अंग्रेज लोग कितने भारतीयों को पकड़ते। गांधी जी के सामने इतनी बड़ी आबादी भारतीयों की थी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, तीसरे से चौथे स्टेशन ये लोग यात्रा कर ही रहे थे बिना आई कार्ड के। स्थिति ऐसी हो गई कि अंग्रेजों को गांधी जी के सामने झुकना पड़ेगा। और जब अंग्रेज गांधी जी के सामने झुकते हैं तो गांधी जी एक शर्त पर झुकने के लिए कहते हैं कि सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट का जो रूल है खत्म करें। मैरिज एक्ट जो हिंदू और मुस्लिम विवाह को परमिशन आप नहीं देते हैं उसे खत्म करें, समाप्त करें उसे, और उसके बाद हम आपकी बातों को मानेंगे और इस मूवमेंट को हम वापस लेंगे। स्थिति ऐसी बन गई कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ गया। और जब दक्षिण अफ्रीकी सरकार गांधी जी के सामने झुक जाते हैं तो यहाँ पहली बार कोई एक ऐसा इंसान, अकेला इंसान, जिसने दक्षिण अफ्रीका को अपने कदमों पर झुका दिया। ये जो घटना हुई, ये बात फैल करके चली गई। वैसे तो पूरे भारत में फैली, पूरे यूरोप में फैली, लेकिन ये जितने भी क्रांतिकारी हैं वहां तक, जो भारत में अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो भारत में परेशान कर रहे हैं, लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन सभी भारतीयों तक ये खबर फैली कि एक भारतीय दक्षिण अफ्रीकी सरकार को हिला कर रख दिया। अब लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी कि उनसे मिलना है। तो ऐसे में कुछ भारतीय दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी को वापस भारत लाने के लिए। इनका मानना था कि अगर एक अकेला इंसान पूरे दक्षिण अफ्रीका की सरकार को समाप्त कर सकता है, हिला कर रख सकता है, तो भारत में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही क्रांति करेंगे जो देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। भारतीयों का विश्वास अब गांधी जी में बढ़ने लगा था। बहुत सारे राजनेता गांधी जी से मिलने चले आते हैं। गांधी जी इसको मनाने की कोशिश करते हैं कि आप भारत चलिए, भारत में भी आपकी जरूरत है। जब ये भारत आने के लिए तैयार होते हैं गांधी जी, तो गांधी जी को मनाना पड़ा। गांधी जी जब भारत आने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि मैं 2 साल भारत का भ्रमण करूंगा। भारत के भ्रमण के बाद मैं ये कोशिश करूंगा, मैं ये देखूंगा कि जहां अत्याचार अंग्रेजों का ज्यादा है मैं वहीं से आंदोलन की शुरुआत करूंगा। तो ये 1915 में भारत वापस आते हैं। और एक बात आप लोग याद रखेंगे, ये 1915 वही साल है जब गांधी जी वापस आए थे, 9 जनवरी 1915। इसी दिन को हर साल, हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप प्रवासी भारतीय दिवस, आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे या किसी भी तरीके से अपडेट रहे हैं तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि 9 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है। किसी कारणवश समय में देरी हो जाती है, जैसे कोरोना का समय था तो प्रवासी भारतीय दिवस का समय बदल दिया गया था, लेकिन ये मनाया जाता है। ये गांधी जी, इसका मतलब ये है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को सम्मान दिया जाए, इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है।
तो 1915 में जब गांधी जी आए तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश का दौरा किया और उन्होंने सोचने का, ये देखने का प्रयास किया कि कहाँ अंग्रेजों का अत्याचार ज्यादा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, एक व्यक्ति जो बिहार के किसान, एग्रीकल्चर के नेता थे, किसानों के नेता थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। नाम याद रखेंगे। नाम था राजकुमार शुक्ल। ये किसानों के नेता थे। इन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने बिहार में हो रहे भारत की जितने भी किसान थे, उन सभी पर जो अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दी गांधी जी को। गांधी जी ने जब वो पत्र पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहला जो आंदोलन होगा अंग्रेजों के खिलाफ, वो आपके बिहार से ही होगा। तो सबसे पहला भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो पहला आंदोलन था, वो चंपारण में, बिहार के चंपारण में ही किया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था, तो वो तो चंपारण ही होगा। लेकिन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला मूवमेंट तो दक्षिण अफ्रीका में। और अगर पूछा गया कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, सबसे ज्यादा जिसमें जनता भाग ली थी, तो वो हो जाएगा आपका 1920 का मूवमेंट। तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने जो लेटर लिखा उससे गांधी जी पर क्या इफेक्ट पड़ा। राजकुमार शुक्ल के लेटर पर गांधी जी ने रिएक्ट किया और वो यहाँ आए, क्योंकि इस समय बिहार में इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। इंडिगो मूवमेंट यहाँ कुछ इस तरीके से चल रहे थे। इससे पहले इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो बंगाल में जब इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत हुई तो एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, जिनका नाम है दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। दीन बंधु मित्रा ने एक पुस्तक लिखी है बंगाल में। अभी बिहार की बात बाद में करेंगे। बंगाल में जब इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत हुई है तो दीन बंधु मित्रा ने एक पुस्तक लिखी, एक किताब लिखी, जिसका नाम है नील दर्पण। इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि अंग्रेज किस तरीके से जबरदस्ती भारतीय किसानों को परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीनों पर जबरदस्ती नील, इंडिगो बोने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इंडिगो से उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। तो ये तो बंगाल की बात है। लेकिन सबसे पहले गांधी जी आए हैं कहाँ, ये याद रखेंगे कि इंडिगो मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में हुई है। लेकिन ये जो इंडिगो मूवमेंट है वो उसके बहुत साल बाद, बहुत वर्षों बाद हुई है, 1917 में। बिहार का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है चंपारण। आज चंपारण दो भागों में बढ़ गया, उस समय एक ही थे। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे नील, इंडिगो की। इसके अलावा यहाँ जितने भी अंग्रेज थे, बहुत सारे अंग्रेज अकेले यहाँ आकर के जमीन खरीद करके यहाँ बागान बनाया करते थे। जहाँ से फल, जितने भी फल होते थे वहाँ बागान बना करके यहाँ व्यापार करते थे। लेकिन जो जमीन बच जाया करती थी वहाँ ये लोग इंडिगो बोते थे और भारतीय मजदूर, बिहारी मजदूर से ही काम करवाया करते थे। और इसका जो पारिश्रमिक था, जो वेतन था, बहुत ही कम था और वेतन ना के बराबर भी था और वेतन मिलता भी नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब चंपारण में गांधी जी आए तो गांधी जी को एक बात ये जानकारी मिली कि यहाँ के खेतों को चार भागों में बांट दिया गया है। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ की खेती को चार भागों में बांट दिया गया है, जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा है कि आपको 3 भाग पर क्रॉप्स बोने ही है, फसल बोने ही है, और 1 भाग पर आपको इंडिगो बोने हैं। ये जितने भी फसल हैं उनका आपको टैक्स अंग्रेजों को देना है 3/20 भाग, और इंडिगो का सारा परसेंटेज अंग्रेजों का अपना खुद का है। तो आप एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि फसल से भी अंग्रेजों को टैक्स मिल रहा है और इंडिगो से तो पूरा का पूरा मुनाफा अंग्रेजों का ही है। तो इसमें भारतीय किसान या बिहार के जो किसान लोग हैं वो कहाँ रहे? क्या बिहार के किसानों की इतनी राशि हो पाएगी कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके? पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी, और खास करके बिहार में।
क्योंकि बिहार में इंडिगो कानून जो लॉ था वो लागू हुआ था। अब ऐसी स्थिति में राम राजकुमार शुक्ल ने जब गांधी जी को ये पत्र लिखा तो गांधी जी बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ आए, कम से कम 8 लोगों के साथ यहाँ आए थे। इसमें आपके बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, वो सारे लोग शामिल थे और ये यहाँ आए थे। गांधी जी के साथ मिल करके इन लोगों ने आंदोलन, ये सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह किया। जब गांधी जी बिहार आ रहे थे, चंपारण आ रहे थे, तो यहाँ के सेना के कमांडर ने उन्हें रोका, लेकिन गांधी जी वहीं पर अड़े रहे और वहां पर ही आंदोलन की शुरुआत कर दी। तब उन्हें चंपारण जाने की अनुमति मिली। और जब चंपारण जाते हैं तो ये अंग्रेजों के सामने ही सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं। गांधी जी के पीछे बिहार की आधी आबादी बैठ चुकी थी, क्योंकि उन्हें बिहार की जितनी भी जनता थी उन्हें इस बात का भरोसा था कि एक इंसान दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुका सकता है, तो बिहार में भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे अंग्रेजों को गांधी जी को समझने का मौका मिले और गांधी जी इस आंदोलन को समाप्त कर दें। या तो इंडिगो के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया जा रहा है इंडिगो की खेती के लिए, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए और बिहार के किसानों को राहत मिल सके। तो इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत तो की, लेकिन इसमें काफी समय लगा। गांधी जी का प्रयास ये रहा कि इंडिगो के लिए जो जमीन दी जा रही है वो इंडिगो की खेती के बाद ये बैरन हो जाती है, पूरी तरह से बंजर हो जाती है। और बिहार में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बिहार में फर्टाइल कृषि खेती बहुत कम है, फर्टाइल जमीन ही बहुत कम है। और ऐसे ही चलता रहा तो बिहार में जो खेती है, जो चंपारण में जो मूवमेंट चलाया जाएगा वो पूरी तरह से तो बंजर पड़ जाएगा। तो बिहार के किसान खाएंगे क्या और उगाएंगे क्या? तो सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि बहुत सारे जो इंडिगो की खेती हो रही है वो सारे के सारे जमीन बंजर पड़ जा रहे हैं। तो गांधी जी बेसिकली इसको, बंजर पड़े हुए भूमि को, जो भूमि बंजर होने वाले हैं जिसपे इंडिगो उगाया जाने वाला है, उसको रोकना है उनका काम। तो गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों को लगा कि एक व्यक्ति यहाँ जो पहुंच चुका है, जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार को समाप्त कर चुका था, हिला चुका था, अगर यहाँ भी ये आंदोलन करेंगे तो पूरी तरह से अगर समाप्त हो जाएगा आंदोलन। अंग्रेजों को कोई और रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन अचानक अंग्रेजों को एक बात की खबर लगी कि जर्मनी में डाई का आविष्कार हो चुका है। डाई आप लोग समझते होंगे, कपड़ों को रंगने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी खूबसूरत दिखने में लगता है। नील की खेती, नील से जो कपड़े रंगे जाते थे उसके बाद कपड़ों पर डिजाइन बनाए जाते थे। तो नील का बिजनेस उस समय इसलिए ज्यादा फेमस था कि नील के से जो कपड़े धोए जाते हैं वो ज्यादा चटक रंग के दिखते हैं और उस पर जब डिजाइन बनाए जाते हैं तो और खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन जब डाई का आविष्कार हो चुका है तो अंग्रेज डाई की ओर भागे, डाई की ओर जाने लगे। तो अंग्रेजों को एक रास्ता देखने लगा कि अगर गांधी जी यहाँ इंडिगो के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो अगर इन्हें यहीं छोड़ करके अगर हम लोग डाई की ओर भागे तो हम लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। तो अंग्रेजों को एक ऑप्शन मिला डाई के लिए, तो वो जर्मनी चले गए। जर्मनी से डाई मंगवा करके वो कपड़ों को अच्छा रंग दे रहे थे, 2-4 रंग मिल जा रहा था, लेकिन इंडिगो से सिर्फ एक ही रंग मिल रहा था। तो अंग्रेजों को एक बहाना भी मिल गया। गांधी जी ने जो आंदोलन किया, इससे हुआ क्या कि ये सत्याग्रह पूरी तरह से समाप्त हो गया। गांधी जी का प्रयास यहाँ पर सफल तो रहा, लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने अपना एक दूसरा रास्ता खोज लिया, जर्मनी में जो डाई का आविष्कार हुआ। गांधी जी का प्रयास ये रहा कि वो इंडिगो की खेती को बंद करवाएं और गांधी जी अपने कार्य में पूरी तरह से सफल हो गए। अंग्रेजों ने इंडिगो की खेती पूरी तरह से बंद कर दी और अंग्रेजों ने इंडिगो की खेती जब बंद कर दी तो बिहार के जितने भी निवासी लोग थे वो गांधी जी को भगवान का अवतार मानने लगे और यही गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी गई और यहीं से गांधी से महात्मा बनने तक का सफर शुरू हुआ। अब यहाँ गांधी जी को महात्मा की उपाधि जब प्रदान कर दी गई है तो यहाँ से गांधी जी पर भरोसा लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जितने भी अखबार के मालिक थे, प्रिंट मीडिया, वो सब गांधी जी को भगवान कृष्ण का अवतार मानने लगे। भारत की जितनी भी जनता थी वो गांधी जी को भगवान कृष्ण का अवतार मानने लगे और वो ऐसे ऐसे चित्र बना करके जनता को दिखाने लगे कि अब एक अवतार आ गया है जो देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकता है। ऐसी स्थिति में जितने भी महाभारत के पिक्चर देखे होंगे जिसमें श्री कृष्ण जी सारथी बने रहते हैं,
और अर्जुन को वो रास्ता दिखा रहे होते हैं, तो उसमें गांधी जी को दिखा दिया गया। तो लोगों को लगा ऐसा कि अब एक गांधी जी हम हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला देंगे। एक मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया, पूरी तरह से सफल रहा। एक मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा चलाया गया, सफल रहा। और भारत में 1917 चंपारण मूवमेंट पूरी तरह से सफल रहा, जहां उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। गांधी जी में भी थोड़ा आत्मविश्वास आ गया और भारत की जनता में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ गया कि गांधी जी ही वो शख्स हैं जो भारत से अंग्रेजों को मुक्ति दिला सकते हैं। अंग्रेजों को भारत से मुक्ति दिला सकते हैं। 1917 के मूवमेंट से ये बात पता चल गई। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि 1917 के बाद 1918 और 1919 के सेशन में, 1919 के काल में 2 साल ये 2 मूवमेंट चले। एक का नाम था अहमदाबाद मूवमेंट और एक का नाम था खेरा मूवमेंट। अहमदाबाद मूवमेंट और खेरा मूवमेंट। देखिए बेसिकली खेरा मूवमेंट पीजेंट किसानों का ये मूवमेंट था। ये इस मूवमेंट में क्या कहा गया है, हुआ क्या है कि इस मूवमेंट में यहाँ किसानों यहाँ अचानक गुजरात, ये दोनों जो एरिया पड़ता है वो गुजरात में ही पड़ता है, खेरा और अहमदाबाद, ये दोनों एरिया गुजरात का ही हिस्से में आते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि अचानक यहाँ अकाल पड़ चुका है, सूखा पड़ चुका है और यहाँ के किसानों को इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और यहाँ के सबसे बड़े जो अंग्रेज हैं वो लोग किसानों से टैक्स लिए बिना छोड़ नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि सूखा पड़े, बाढ़ आए, अकाल पड़े, चाहे कुछ हो, टैक्स हमें समय पर पहुंचना चाहिए। अब खेरा में अकाल पड़ चुका है और जब खेरा में अकाल पड़ चुका है तो यहाँ फसल की बर्बादी हो चुकी है, पूरी तरह से फसल समाप्त हो चुके हैं। यहाँ के किसान फसल अगर कटेंगे नहीं, फसल बिकेंगे नहीं, अनाज बिकेंगे नहीं, तो वो टैक्स क्या देंगे। हुआ ये कि खेरा में जब स्थिति सामान्य से ज्यादा बिगड़ने लगी तो गांधी जी को यहाँ इंटरफेयर करना पड़ा। रीजन भी था, ये गांधी जी का अपना घर ही है गुजरात। तो यहाँ जब ये पहुंचते हैं तो वैसे तो ये वकील ही थे, अंग्रेजों का कानून निकलवाने में ज्यादा देर नहीं लगी। 18वीं सेंचुरी में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था कि अगर बाढ़, अकाल जैसी स्थिति आती है तो अंग्रेज अगर जो भारतीय किसान लगान देने में सक्षम है तो वो 1/4 लगान दे सकते हैं, और जो लगान देने में सक्षम नहीं है उन्हें उनके लगान को माफ कर दिया जाएगा। अकाल पड़ने पर, बाढ़ आने पर या कोई भी डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको आने पर माफ कर दिया जाएगा, या जो देने में सक्षम है वो 1/4 दे सकते हैं। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों का ही कानून निकाल कर रख दिया, जिसमें अंग्रेजों को हार मानना पड़ा और खेरा में जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया मूवमेंट था वो भी सफल रहा। इसी समय की बात है, गुजरात में ही अहमदाबाद एरिया पड़ता है, यहाँ पर चूहों के द्वारा प्लेग फैल गया। प्लेग फैल गया और जब प्लेग फैल गया तो यहाँ के मिल मालिक जो कपड़ा बनाते थे, सूती वस्त्र, वहां के जो किसान, वहां के जो मजदूर लोग थे उन लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। रीजन ये है कि ये जो मिल के मालिक हैं उन लोगों ने बहाना बना दिया कि प्लेग फैल गया है तो हम वेतन कैसे देंगे। ऐसी बात नहीं थी कि वो वेतन नहीं दे सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहाना बना करके वेतन और बोनस देने से बच रहे थे। और एक सच्चाई ये भी है कि अगर प्लेग फैल गया है तो मटेरियल यहाँ से वहां जाएगा नहीं तो पैसे भी तो नहीं आएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी मिल के मालिकों की कि वो मजदूरों को वेतन ना दे सके, बोनस ना सही कम से कम वेतन तो दे ही सकते हैं। तो मिल के जो वर्कर लोग हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया, और जब ये हड़ताल कर देते हैं तो मिल के मालिक लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मिल के मालिक वेतन देने से मना कर रहे हैं तो गांधी जी को इस मूवमेंट को अपने हाथों में लेना पड़ता है, और गांधी जी जब इस मूवमेंट को अपने हाथों में लेते हैं तो मिल के जो मालिक है वो घबरा जाते हैं, और बहुत ही कम दिनों में मिल के मालिक और गांधी जी के बीच समझौता हो जाता है, जिसमें मिल के मालिक जो हैं, जितने भी वर्कर थे, उन सभी को वेतन देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोनस में कुछ कटौती करके बोनस भी दे दिया गया।
तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1917 चंपारण मूवमेंट सफल रहा, खेरा मूवमेंट सफल रहा और अहमदाबाद मूवमेंट भी पूरी तरह से सफल रहा। गांधी जी को एक आत्मविश्वास आ गया। वैसे तो गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, महान सक्सेस के व्यक्ति थे, उनको इस आंदोलन की जरूरत नहीं थी, लेकिन देश को आजाद कराना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत की जनता को इन पर बहुत भरोसा है। भारत की जनता को जब भरोसा है, इसलिए गांधी जी अब आगे बढ़ रहे हैं और अंग्रेजों से दो चार हाथ करने के लिए सक्षम हो गए हैं। लेकिन इनका काम था नन वायलेंस, वायलेंस पे ये हमेशा कभी नहीं जाते थे। तो इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, युद्ध या किसी तरीके से उग्रवादी जैसे लोगों का रास्ता नहीं अपनाया। ये पूरी तरह से सक्षम थे कि अपने उसूल पर ही, अपने सत्याग्रह पर ही कायम रहकर देश को आजादी दिलाए अंग्रेजों से। स्थिति कुछ ऐसी बन भी रही थी। समय था 1920, 1920। 1920 में हुआ क्या कि देखिए, एक मूवमेंट 1970 सफल, 1918 और 1919 के काल में गुजरात अहमदाबाद का मूवमेंट सफल रहा। अब इसी समय 1920 गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि अगर ये मूवमेंट चलाया जाए रेगुलर, तो एक न एक मूवमेंट में गांधी जी सफल होंगे और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी में एक सबसे बड़ा मूवमेंट की शुरुआत की गांधी जी ने 1920 में, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन। इसमें यह कहा गया कि अंग्रेजों को किसी भी तरीके से भारतीयों की सहायता नहीं लेनी है, या ये कह सकते हैं कि भारत किसी भी तरीके से अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। चाहे सरकारी नौकरी में हो, ब्रिटिश के दफ्तरों में कोई अंग्रेज काम कर रहे हो, ब्रिटिश की वकालत कर रहे हो, या कोई भी भारतीय बच्चा जो अंग्रेजी शिक्षा ले रहा हो, उन सब को गांधी जी ने मना कर दिया कि अंग्रेजी कार्य ना करें, अंग्रेजों के दफ्तर में ना जाए काम करने के लिए या काम करवाने के लिए। अंग्रेज भारतीयों के बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन सबको वहां से नाम कटवा दिया गया और भारतीय शिक्षा लेने पर जोर दिया गया। सबसे बड़ी बात, विदेशी वस्तुओं को इन्होंने बायकॉट किया, विदेशी वस्तुओं को इन्होंने बायकॉट किया और स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया। ये पहली बार जब भारतीयों के द्वारा स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया गया। इससे पहले भी कुछ व्यक्तियों ने लगाया है, लेकिन ये पूरे भारत में पहली बार स्वदेशी अपनाओ का नारा गांधी जी के द्वारा लगाया गया। और स्वदेशी अपनाओ का मतलब, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी। अंग्रेजों के द्वारा जितने भी वस्तुएं बनाई जा रही थी, उन सभी का इन्होंने बाइकआउट कर दिया। न केवल गांधी जी बल्कि पूरे भारत की जनता गांधी जी के प्रभाव में आकर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। स्थिति ऐसी बन गई कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तु कोई खरीद ही नहीं रहे, तो अंग्रेजों का व्यापार कहाँ से चलेगा? जब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं भारतीय खरीद ही नहीं रहे हैं, तो अंग्रेजों का व्यापार पूरी तरह से चौपट होने लगा। और जब अंग्रेजों का व्यापार चौपट होने लगा, तो स्थिति ऐसी हुई कि ये गांधी जी के सामने झुकने को विवश हो गए। लेकिन अभी उस समय में काफी देर है। गांधी जी जो नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर है। तो उन्होंने भारतीय महिलाओं से आह्वान किया कि अगर इस आंदोलन में भारतीय महिला नहीं जुड़ेंगी, तो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो पहले ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं को गांधी जी ने शामिल किया। महिलाओं ने क्या किया कि जितने भी विदेशी शराब और विदेशी कपड़े थे, इन सभी को चौराहों पर ला करके उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। महिलाओं का ये बहादुरी भरा स्थिति देखकर गांधी जी को भी बहुत अचरज हुआ और पूरे के पूरे चौराहे पर, जितने भी चौराहे थे जहां जहां अंग्रेजों के द्वारा शराब बनाए जा रहे थे, विदेशी कपड़े बनाए जा रहे थे, उन सभी वस्तुओं को लाकर चौराहे पर जलाना शुरू कर दिया। हालत ऐसे हो गए कि अंग्रेजों को अब देश छोड़कर जाने को विवश होना पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मूवमेंट की शुरुआत तो 1920 में हुई, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को अंग्रेजों को भारत में रहने का रास्ता एक बार फिर मिल गया। अगर ये घटना नहीं हुई होती, तो शायद अंग्रेज देश छोड़कर चले भी गए होते। हुआ क्या
ये बहुत बड़ी आबादी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। लगभग 1,30,000 की जो आर्मी थी भारत की, सब वंदे मातरम जय हिंद का नारा लगाते हुए शांति से आगे बढ़ रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे थे। शांति से मार्च निकालते हुए ये लोग उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ रहे थे। तो जब ये उत्तर प्रदेश से गोरखपुर पहुंचते हैं, वहीं पर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है चौरी चौरा। यहाँ पर मात्र 22 सिपाही थे इस थाने में, और पता नहीं इन सिपाहियों को क्या लगा, ये थाने से बंदूक निकालकर इन आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी इन्होंने। कुछ लोग मारे गए, लेकिन इन आंदोलनकारियों का गुस्सा इतना फूट पड़ा कि इन सभी 22 सिपाहियों को जेल में ही, थाने में ही बंद कर करके जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी को काफी दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस अपनाते थे, वायलेंस को वो मानते ही नहीं थे। तो गांधी जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और इसी दुख के कारण गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। और इस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस लिया है 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को जो घटना घटी उसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा की घटना के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह आंदोलन इतना सफल रहा कि बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने गांधी जी को मना किया कि आप इस आंदोलन को ना समाप्त करें। इस पर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि गांधी जी को इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए था। अभी भारतीयों के मन में ये अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी भर ही रही थी कि आपने इस आंदोलन को बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। उसके बाद भी गांधी जी को कुछ एहसास हुआ कि नहीं, हमको भी ये आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने दोबारा इस आंदोलन को शुरू करने की कोशिश की। लेकिन जब चिंगारी बुझ जाती है तो उसको जलाया फिर दोबारा नहीं जाता है, तो ये आंदोलन फिर दोबारा शुरू नहीं हो पाया। गांधी जी के प्रयास करने के बावजूद इस आंदोलन को शुरू नहीं किया जा सका। अगर ये आंदोलन सफल हो जाता तो शायद अंग्रेज 1920 से 22 के बीच में ही देश छोड़कर चले जाते। लेकिन अंग्रेजों की किस्मत में कुछ और वर्ष यहाँ लिखे थे, इसलिए गांधी जी ने अब अगला मूवमेंट शुरू किया 1930 में, अंग्रेजों को यहाँ से अपने देश भेजने के लिए, जिसका नाम है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने 1930 में तो की, लेकिन अचानक उनके मन में ये ख्याल आया, ये उस समय गुजरात में साबरमती एक आश्रम है, साबरमती आश्रम में ही रहा करते थे। तो ये साबरमती आश्रम से अचानक निकलकर ये पहुंचते हैं गुजरात में ही डांडी समुद्र तट पर। इस यात्रा के दौरान इनके साथ 78 वॉलेंटियर थे, इनके सहयोगी 78 वॉलेंटियर इनके साथ थे। इस यात्रा में 240 माइल्स की दूरी ये तय करते हैं मात्र 24 दिनों में। और जब ये डांडी समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो यहाँ की मिट्टी उठा करके सॉल्ट लॉ, जिसको सॉल्ट एक्ट कहते हैं, सॉल्ट लॉ को इन्होंने तोड़ दिया। अंग्रेजों का यह कहना था कि जितने भी भारतीय अंग्रेजों का नमक खाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा नमक खाते हैं, वो ठीक है, जो भारतीय अपना नमक बना रहे हैं उन सभी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स, जो सॉल्ट पे जो टैक्स अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, उन सभी को इन्होंने तोड़ दिया। और ये कहा कि भारत में जहां जहां नमक पर टैक्स दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, वो सभी भारतीय नमक पर टैक्स नहीं देंगे। ये इतना बड़ा मूवमेंट था कि 1930 भारत के इतिहास से पूरी तरह से दर्ज हो गया। अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि 1920 का जो मूवमेंट है फिर दोबारा शुरू हो गया है, अब स्थिति बिगड़ने वाली है। और हुआ भी कुछ इसी तरीके का। 1930 में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला, इसमें गांधी जी की कुछ मांगे थी, गांधी जी ने कुछ मांगे रख दी कि अगर अंग्रेज इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो इस आंदोलन को बंद नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन इतना उग्र हो गया कि पूरे भारत में महिला, पुरुष, बच्चे तक इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। अंग्रेजों को ऐसा लगने लगा कि अब देश छोड़कर जाना पड़ेगा।
तो गांधी जी को यहाँ से हटाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। अगर गांधी जी भारत छोड़ करके अगर कहीं और जाते तो आंदोलन का नेतृत्व तो कौन करेंगे। तो मेन लीडर को अगर हटा दिया जाए तो शायद ये मूवमेंट समाप्त हो सकता है। अंग्रेजों का ऐसा सोचना था। तो अंग्रेजों ने कुछ प्लान किया गांधी जी को इंग्लैंड बुलाने का, क्योंकि उस समय राउंड टेबल समिट चल रहे थे। अंग्रेजों ने गांधी जी को यह कहा कि आप इंग्लैंड जाकर के अपनी मांगे रखें, अगर इंग्लैंड में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी तो यह आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा और हम लोगों को भी देश छोड़ के जाना है तो हम लोग चले जाएंगे। इससे पहले यहाँ के जो वायसराय थे उनसे इनकी मुलाकात हुई गांधी जी की 5 मार्च 1931 को। वायसराय का नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सामने ये अपनी मांगे पूरी रखते हैं, लेकिन लॉर्ड इरविन ये कहते हैं कि हम तो यहाँ के वायसराय हैं, आपको इंग्लैंड के प्रेसिडेंट से, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। अगर वो आपकी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम लोग देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सेकेंड राउंड टेबल समिट में, फर्स्ट राउंड टेबल समिट में, सेकेंड राउंड टेबल समिट में गांधी जी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब ये इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं तो उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, नाम याद रखेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये गांधी जी के सामने एक तरफ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव और एक तरफ गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ अलग साथ में बैठते हैं और गांधी जी की मांगे सुनी जाती है। और जब गांधी जी की मांगे सुनी जाती है तो गांधी जी की 11 मांगे होती है, जिसमें सभी मांगों को तो इन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन कुछ मांगों को रैमजे मैकडोनाल्ड ने पूरा कर दिया। कुछ मांगे ऐसी थी कि जिसमें गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों को आग्नेयास्त्र, मतलब जिसमें एक ऐसे हथियार होते हैं जिसमें आग निकलते हैं, तो भारतीयों को वो रखने की आजादी देने की बात की गई। पहले भारतीय लोग रखते थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी में ये कानून को बंद कर दिए गए। तो भारतीयों को आर्म्स रखने की आजादी नहीं मिली, हथियार रखने की आजादी नहीं मिली। गांधी जी का दूसरा कानून ये था कि सॉल्ट पर पूरी तरह से जो टैक्स लगाया जाता है उसको बैंड कर दिया जाए। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने उसे मान लिया। इसी में एक और कानून था कि जो भगत सिंह को पकड़ा गया है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, उनको आजाद कर दिया जाए। गांधी जी की इन मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया। विवश होकर के गांधी जी को लौटना पड़ा। और जब गांधी जी यहाँ लौटते हैं तो ये आंदोलन थोड़ा शांत हो चुका होता है, लेकिन आंदोलन फिलहाल चल ही रहा है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं चल रहा है जितना गांधी जी छोड़कर गए थे। अब हुआ क्या है कि जब ये गांधी जी यहाँ आते हैं तो यहाँ से दो विचारधाराओं के लोग गांधी जी के एक पक्ष में हो जाते हैं और एक विपक्ष में हो जाते हैं। क्योंकि भारतीयों का मानना था कि जवाहरलाल नेहरू, जब ये गांधी जी वहां गए तो जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ पहुंच चुके हैं तो ये मूवमेंट लगभग में थोड़ा थोड़ा शांत हो चुका है और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी फिर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब बात बनी नहीं अंग्रेजों और गांधी जी की, तो ये मूवमेंट धीरे धीरे चलता ही रहा और एक समय ऐसा आया कि आंदोलन करते करते भारत की जनता खुद ही नीरस होने लगी और ये आंदोलन धीरे 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 समाप्त हो गया। गांधी जी का ये मूवमेंट यूं ही समाप्त हो गया सेकेंड राउंड टेबल सबमिट के बाद, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल सबमिट में गांधी जी की सारी बातें मानी नहीं गई थी। जिसमें से एक मैंने बताया कि शहीद भगत सिंह, उस समय जो भगत सिंह थे उनके फांसी की सजा को माफ करने की बात की गई थी। इस कारण बहुत सारे लोग गांधी जी की बातों को नकारने भी लगे, क्योंकि गांधी जी ने जो प्रस्ताव रखा था उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड ने नहीं माना। उनका कहना था हम आंदोलनकारी को आजाद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने असेंबली पर बम फेंका, इसलिए उनको आजाद नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी आंदोलन के द्वारा उनको छुड़ा सकते थे। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, गांधी जी ने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। तो इस कारण गांधी जी के एक विरोधी में और एक पक्ष में दो खेमे में बढ़ गए, जिसके कारण ये आंदोलन लगभग में चल नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। अब जब ये आंदोलन, इसी कारण ये आंदोलन जब सफल उतना नहीं चल पाया, नहीं तो ये इस आंदोलन के कारण भी गांधी जी को सफलता तो बहुत मिली, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो इस आंदोलन को
पूरी तरह से रोकने में कामयाब रहा और अंग्रेज कुछ और वर्ष यहाँ रह गए। और जब अंग्रेज यहाँ रह चुके हैं तो सबसे बड़ी बात कि गांधी जी ने एक और मूवमेंट की शुरुआत कर दी 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये कहा गया कि जितने भी भारतीय हैं वो सब लोग गिरफ्तारी देंगे, अरेस्ट होंगे, क्योंकि गांधी जी की बातें सुनी नहीं जा रही है। 1930 ईस्वी का जो मूवमेंट है वो गांधी जी का बिना सुने ही समाप्त कर दिया गया है। तो जितने भी भारतीय थे उन लोगों को अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी दो। गांधी जी ने कहा कि गिरफ्तारी दो, जितने भी भारतीय हैं गिरफ्तार होते हुए चले जाए। तो हर घर से 2 आदमी 3 आदमी निकल करके वो लोग गिरफ्तार होते हुए चले गए। स्थिति ऐसी हो गई कि भारत का सारा जेल भर गया। अंग्रेजों को समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। गांधी जी के सामने फिर झुकना पड़ा अंग्रेजों को, और इस समय पहली बार आमने सामने की बात हुई, लेकिन फिर अंग्रेज मुकर गए बातों को। और जब बातों से मुकर जाते हैं अंग्रेज तो अंतिम मूवमेंट ये चलाते हैं 1942 का क्विट इंडियन मूवमेंट। क्योंकि अंग्रेज बार बार अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं, इसलिए इस मूवमेंट में उन्होंने एक नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। अब इस बार अंग्रेजों को मुक्ति या तो भारत से दिला देना है या तो खुद ही मर जाना है, करो या मरो की स्थिति आ गई है। गांधी जी ने जब ये नारा दिया तो अगले दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इस मूवमेंट को चलाएगा कौन? अब जब इस मूवमेंट को चलाने के लिए कोई नेता नहीं मिल रहे हैं तो भारत की जनता जहां जहां अंग्रेज मिल रहे हैं उन सभी को जला दे रही है, अंग्रेजों को मार दिया जा रहा है। ब्रिटिश जो परेशान थे, बहुत सारे अंग्रेजों को भारतीयों ने मार दिया है। तो अंग्रेज जो हैं वो गांधी जी से मिलने जाते हैं जेल में कि देखिए यहाँ वायलेंस हो रहा है और आप तो वायलेंस के खिलाफ है, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप जनता को संबोधित करके ये कह दें कि घटना हिंसा ना करें। लेकिन गांधी जी इस बार हिंसा करने के पूरे फिराक में थे। गांधी जी ने कहा कि अब जनता उग्र हो चुकी है, अब ये मेरी बातों को भी नहीं मानेंगे। और बात यही थी कि जनता पूरी तरह से उग्र हो चुकी थी, क्योंकि जनता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो लीडर है वो सब जेल में है तो हम लोगों को क्या करना है। सभी लोगों ने आगजनी कर दी, जहां जहां अंग्रेजों के दफ्तर थे सभी को जला दिया गया, बहुत सारे अंग्रेजों को जला दिया गया, अंग्रेजों को मार दिया गया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति मेरे हाथों से निकल चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि इंग्लैंड से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। कुछ वर्षों तक ये मूवमेंट चला, 1942, 43, 44, 45, 46 तक ये मूवमेंट चल रहा है। लेकिन ये मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंत में इस मूवमेंट को रोकने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को इंग्लैंड से बुलाया जाता है, और इंग्लैंड से जब ये आते हैं तो ये 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा कर देते हैं। और भारत की आज़ादी की घोषणा के साथ गांधी जी का जो चलाया गया ये मूवमेंट था, क्विट इंडियन मूवमेंट, वो सबसे सफल आंदोलन रहा। वैसे तो सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए सबसे सफल आंदोलन है, लेकिन क्विट इंडियन मूवमेंट के द्वारा जो आंदोलन चला है, क्विट इंडियन मूवमेंट पे जो आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, वो सफल रहा। और इसमें गांधी जी ने देश को पूरी तरह से आजाद करवा दिया। तो इसमें गांधी जी का जो बेसिक जानकारी थी गांधी जी के बारे में, वो सब इसमें मैंने दे दी है। तब तक के लिए धन्यवाद। करिए सर।